चैनल दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी टॉपिक्स हमारे बचे थे वो कवर करेंगे। तो देख लेते हैं वो टॉपिक कौन से थे। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ एटम एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो इतने टॉपिक्स हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और आज का हमारा चैप्टर ये पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम लोग समझते हैं नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। तो द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय नील्स बोर। नील्स बोर सर ने आज का जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है एटम का वो दिया था। तो पढ़ते हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे। तो पहला पॉइंट है एन एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि जो एटम है वो तीन चीजों से बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये उन्होंने बताया। दूसरी चीज उन्होंने बोली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस एट द सेंटर। मतलब जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है वो लोकेटेड है सेंटर में और वहां पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये लोग हैं दोनों। और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसके अराउंड में चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल स्लैश ऑर्बिट्स। इन्हें एनर्जी लेवल्स और सेल्स भी बोलते हैं जिसपे वो लोग घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप यहाँ पे ये मॉडल देख पा रहे हैं। इन एनर्जी लेवल सेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स में 1 2 3 4 5 और बेसिकली ज्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है KLMN सेल। KLMN सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाता है, जो कि हम लोग अभी इसी चैप्टर में इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। So the fourth point is each energy cell can accommodate limited number of electrons. For example, in K shell it can hold 2 electrons. हर एक शेल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकती है। ए शेल, के शेल, एल एम एन ओ ऐसे करके, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। और जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2, 8, 18, 32। ये आप अभी आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में मैं पूरी क्लियर बताऊंगा। तो एक फॉर्मूला है 2n² जिसे बोर-बरी रूल बोला जाता है। वहां से हम लोग निकालते हैं कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिमिटेड मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। तो के शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, एल शेल में 8 और एम शेल में 18 और एन शेल में 32। ऐसे ही आप शेल से इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ 2n², एन पे वैल्यू रखनी है आपको कौन सी शेल, जैसे 4 शेल ले रहे हैं तो 2n², 2 4 ब्रैकेट में स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 2 32। तो एन शेल में हम लोग 32 एकोमोडेट एक एटम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली वो यही थी, द फॉर्मूला 2n² वाज गिवन टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच शेल कैन एकोमोडेट। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहली शेल है न्यूक्लियस के बाहर वाली जो फर्स्ट शेल है उसे के शेल बोलते हैं, उसके जस्ट बाद वाली एल शेल, फिर एम एन ओ ऐसे करके शेल्स होती हैं। तो जैसे के शेल है नंबर 1 शेल, तो एन पे आप 1 की वैल्यू रखेंगे, 2n² इक्वल्स टू 2, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 1 से 2। तो पहली सेल में कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी में 18 और चौथी में 32। ये हम लोग बिल्कुल और आगे अच्छे से क्लियर से समझेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज there is no change in energy level of electrons as long as they keep revolving in the same energy level and atom remains stable. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स ने रदरफोर्ड को इसी चीज पे फेल कर दिया था। वही नील बोर ने बताया कि जो एनर्जी लेवल होता है ये लूज नहीं करते हैं, ये एक स्पेशल मतलब सर्टेन एनर्जी लेवल पे बंधे होते हैं और ये एनर्जी लेवल लूज नहीं करते हैं, भले ही ये एक्सीलरेटेड मोशन में हो, चाहे ये न्यूक्लियस के कितने भी घूमे, कोई इनमें एनर्जी का लेवल चेंज नहीं होगा और ना ही ये न्यूक्लियस पे फॉल होंगे और एटम स्टेबल रहेगा, ना एटम डिस्ट्रॉय होगा। तो ये 6 पॉइंट नील बोर ने दिए थे और फिर इसके बाद नील बोर ने समझाया कि एटम स्टेबल कैसे होता है। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं। फिर आता है नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इफ इट डज नॉट लूज एनर्जी इवन दो इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये पूरा दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है बीच वाला, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी, लूज एनर्जी नहीं करेगा, भले ही ये एक्सेलरेटेड मोशन में हो, क्योंकि ये जिस पाथ पे घूम रहा है वो एक सर्टेन एनर्जी लेवल पे बंधा हुआ है और ये एनर्जी लूज नहीं करेगा और ना ही ये जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बोला था, और ये एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा। इसी वजह से एटम स्टेबल रहता है और ये हमारे नील बोर सर ने प्रूव किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Z।
कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी एलिमेंट में, किसी एटम के एलिमेंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है हाईलाइटेड, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम। अगर कोई एटम है जो न्यूट्रल है, मतलब जिसमें न्यूट्रल एटम मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया और बोला गया है कि ये जो एटम है न्यूट्रल है, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो एटम न्यूट्रल होगा। अगर वो एटम आयन फॉर्म कर चुका है तो वो नहीं होगा। ये आयंस क्या होते हैं? आयंस आर द पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, या चार्ज स्पीसीज भी इन्हें बोलते हैं। दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एनायन होते हैं निगेटिव चार्ज। ये तब फॉर्म होता है, कोई भी एटम कैटायन या एनायन तब बनता है जब वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर वो लूज करता है तो वो कैटायन फॉर्म करता है, और अगर वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो एनायन फॉर्म करता है, मतलब कि नेगेटिव आयन। ये आपने एटॉमिक मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैंने सोचा आपको एक रिवीजन करा दूं। तो अब यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, जिसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये आगे बहुत काम आएंगे, तो ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मास नंबर। तो अब समझते हैं मास नंबर क्या होता है। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। किसी एटम में, किसी एलिमेंट के एटम में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मतलब उसके न्यूक्लियस में सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज इट्स मास नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर स्लैश करके इसलिए लिखा है क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के इक्वल। तो मान लीजिए अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं कि उसका मास नंबर कितना होगा। क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद रखने होंगे। इसकी भी टेबल आपको इसके बाद मिल जाएगी, वो भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर आप याद कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन डिफर करता है क्योंकि वो इक्वल नहीं होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, इसलिए आपको न्यूट्रॉन याद करना पड़ेगा। तो आप वहां से निकाल सकते हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है किसी भी एलिमेंट का, तो आप बता सकते हो कि इसका मास नंबर कितना होगा। यहाँ पे एक और लाइन ऐसे हाईलाइटेड लिखी है, इट ऑल्सो गिव्स अस द एटॉमिक मास इन सम केसेस। कुछ केसेस में ये एटॉमिक मास भी देता है, जैसे कि सोडियम का एग्जांपल है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U, लेकिन सोडियम में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 11 और न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। तो 11 + 12 होता है 23, तो 23U भी मास नंबर हो गया। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स में, ज्यादातर एलिमेंट्स में हम लोग कह सकते हैं कि हमें मास नंबर भी देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये आगे भी काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? एलिमेंट्स में, एटम्स में इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है फॉर k शेल n = 1, तो 2n², तो 2 पे n की वैल्यू 1 रखी तो 2 आ गया। वैसे m शेल में 18, n में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये चीज मैं आपको एक नोटबुक में समझाता हूँ कि ये होता क्या है, और इसमें अब मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो ये निकाला जाता है 2n² के रूल से। मतलब कि हम लोग बताते हैं कि इस एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि के शेल में कितने हैं, एल शेल में mn, और फिर वो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। तो चलिए देखते हैं, पूरे इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे बोरबरी रूल भी बोलते हैं, 2n² वाला जो है। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन 1। तो इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो के शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, के शेल से स्टार्टिंग होती है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, ये मतलब पहले से स्टेबल है, इसे कोई भी चीज़ जरूरत नहीं होती है, मोनो एटॉमिक है, तो यहाँ 2 हो गया क्योंकि 2 नंबर है इसका एटॉमिक नंबर। लिथियम 3 होता है, तो उसमें 2,1 होगा। 2,1 इसलिए होगा क्योंकि 3 है। पहली वाली शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। दूसरी वाली शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो यहाँ 1। अब यहाँ जैसे 1 आ गया है तो ये लिथियम क्या करेगा, अब स्टेबल होने के लिए इसे 8 बनाना है। अब ये 7 किसी से ले, इससे अच्छा ये 1 दे देगा किसी को, तो ज़्यादा आसान रहेगा। वो 7 किसी को ढूंढे कि भाई 7 किसी के पास एक्स्ट्रा है क्या इलेक्ट्रॉन जो मुझे दे सकता है, फिर वो 7 किसी से जुड़ेगा तब वो देगा, तो ये एक लूज कर देगा। तो ये Li+ मतलब लिथियम कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो एक लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो 4 से कम होता है वो लोग लूज कर देते हैं, जिनका 4 से ज़्यादा होता है मतलब वैलेंस शेल, लास्ट वाली जो सेल है जो लिथियम लूज करेगा, उसे बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब आते हैं देखते हैं बेरिलियम का। जैसे बेरिलियम का होता है 4, तो
2,2 तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि 4 से कम है, 4 से कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। फिर इसके बाद ऐसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का आता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये याद रखिएगा। तो देखते हैं कार्बन का क्या होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। अब कार्बन जो 4 ये है, अब ये तो 4 हो गया भाई, तो ना ही कार्बन लूज करता है ना ही कार्बन गेन करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अभी इसके आगे आप पढ़ोगे कोवैलेंसी। फिर आता है नाइट्रोजन, जैसे 7 होता है 2,5, तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए तो ये 2,8 हो गया, स्टेबल हो गया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए हैं वही इसकी वैलेंसी बनता है। ऑक्सीजन 8 होता है तो 2,6, तो ऑक्सीजन 2 ले लेगा, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई वैलेंसी, 2 माइनस, अगर लेगा तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर देगा तो वो प्लस में हो जाएगी। फ्लोरोइन 9 होता है 2,7, तो ये 1 ले लेगा तो 1 माइनस हो जाएगी। नियॉन 10 होता है 2,8, ये पहले से स्टेबल है। तो जो चीज़ें पहले से एलिमेंट जो स्टेबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। फिर आता है सोडियम, सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। पहली वाली में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, दूसरी वाली में 8 हो गए, अब बचा कितना, 1, तो KL शेल में 1 हो गया, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18, तो ये 1 लूज कर देगा स्टेबल होने के लिए। फिर इसके बाद मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,8,2, तो ये क्या करेगा, 2 लूज कर देगा, तो मैग्नीशियम की 2+ वैलेंसी हो गई। फिर इसके बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 13, तो 2,8 बचा कितना, 3 बचा, तो ये 3 लूज कर देगा, तो 3+, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है। तो ऐसे हम लोग वैलेंसी भी निकालते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में। जैसे सिलिकॉन 14 होता है तो 2,8,4, अब यहाँ पे 4 आ गया, तो सिलिकॉन क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंसी में भी आप लोग आगे पढ़ोगे। फिर आता है फास्फोरस 2,8,5, तो ये 3 गेन कर लेगा, तो 3 माइनस हो गया, 5 है क्योंकि आखिरी में, इसे बनना कितना स्टेबल 8, लेकिन आप कहोगे भाई मैक्सिमम 18 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 8 होना चाहिए स्टेबल बनने के लिए। फिर आता है सल्फर 16 2,8,6, तो ये 2 ले लेगा तो 2 माइनस हो गया। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन का 17, जैसे NaCl बनता है ना वैसे ही यहाँ पे ये क्या करता है, वो 1 ले लेता है। जैसे इसको क्लोरीन को 7 है आखिरी में 8 बनाना है, तो इसे 1 चाहिए, तो ये क्या करता है, सोडियम से ले लेता है जब NaCl वाला फॉर्मेशन होता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला। फिर इसका होता है आर्गन, आर्गन का 18 होता है 2,8,8, ये पहले से ही कंप्लीटेड है, जिसे हम इनर्ट गैस बोलेंगे, मतलब जो एलिमेंट्स पहले से इनकी शेल कंप्लीट होती है। लास्ट वाली शेल वैलेंस शेल, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक और चीज़ जो है आपकी क्लास में वो है 2,8,18 नहीं लेना है आपको, यहाँ पे 2,8,8 लेना है। पोटेशियम में जैसे 2 हो गए, पहली सेल में मैक्सिमम 2, दूसरी में मैक्सिमम 8 हो गए, अब तीसरी में भी मैक्सिमम 8 होगा, तो तीसरी में भी मैक्सिमम 8 हो गए, अब बचा कितना, 1, तो ये जो 1 है वो आ जाएगा एन शेल में, तो क्या करेगा, ये एक लूज़ कर देगा, तो पोटेशियम की वैलेंसी हो जाएगी 1 माइनस। तो इसी तरीके से आप लोग ऐसे टॉप 20 एलिमेंट्स और ऐसे इसके आगे भी ले जा सकते हैं, 30, 40, 50 कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है टाइप्स ऑफ वैलेंसी। सो द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज इट्स वैलेंसी, मतलब कि कोई एटम या कोई एलिमेंट कितने केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया आपको कि वैलेंसी क्या होती है। हम लोग को अगर वैलेंसी निकालनी है तो हम लोग उसकी जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वहां से हम लोग पता लगा सकते हैं उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने बताया, लेकिन 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, इट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, तो 2 टाइप की वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज हुई थी वही होती है, लेकिन कोवैलेंसी थोड़ा डिफरेंट होती है। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो चलिए आपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट to achieve the nearest inert gas electronic configuration is known as its electrovalency। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि लेन देन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, तो किसने कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या गेन किए उसी को हम उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जांपल लिखा हो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 2,8,1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, सो इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड विल फॉर्म सोडियम आयन Na+, कैटायन फॉर्म करेगा ये, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि डिपेंड करता है लास्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए या लूज करने। जैसे लास्ट शेल में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 होने चाहिए। अब यहाँ 1 है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लेगा नहीं, तो ये 1 गेन कर देगा, क्योंकि 1 गेन करना ज्यादा सा नहीं, ना कि 7 लेना, डिपेंड करेगा इसके साथ कौन सा एलिमेंट है। जैसे NaCl होता है, क्लोरीन का 17 होता है, इसका 11 होता है NaCl, ये एक अपना दे देता है क्लोरीन को, तो 2,8,7 होता है क्लोरीन का, तो उसका बन जाता है 2,8,8, और वो क्लोरीन माइनस क्लोरीन एनायन बन जाता है, जैसे वो माइनस हो जाता है आयन। जैसे मैंने बताया था अभी आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज, वैसे ही। तो ये होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, लेकिन कोवैलेंसी से थोड़ा डिफरेंट होती है। तो चलिए अब समझते हैं कोवैलेंसी क्या होती है।
So the definition of covalency is the number of electrons shared by one atom of an element to achieve the nearest desired gas electronic configuration is known as its covalency. कोवेलेंसी की यहाँ पे डेफिनेशन में एक चेंज हुआ शेयर्ड, और वहां पे गेन और लूज था इलेक्ट्रोवैलेंसी में। इलेक्ट्रोवैलेंसी में एटम का लेन देन होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, लेकिन कोवैलेंसी में यहाँ पे लेन देन नहीं होती, यहाँ पे शेयरिंग होती है। जैसे कार्बन का हम एग्जांपल लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2,4। अब उसे लास्ट शेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। तो जिसके लिए वो ना तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन ना गेन करता है, वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये क्लास 11th में है, ये आपके में नहीं है टॉपिक, लेकिन तभी मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं। और हाइड्रोजन के लिए भी एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, तो या तो वो 1 लूज कर देगा, जैसे हाइड्रोजन आयन फॉर्म कर लेता है, वो 1 लूज कर देता है, लेकिन वो लूज नहीं करता, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब कि शेयर करता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन उसका भी है और 1 इलेक्ट्रॉन जिसके साथ वो शेयर कर रहा है वो उस एलिमेंट का भी है। जैसे कि आप एग्जांपल लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4, सो इट्स नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल सिंस 1 कार्बन ऑफ एटम शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एज द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, मतलब कि सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, लेकिन उनमें उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि क्लोरीन में, क्लोरीन का मास नंबर 35 है और एक जो दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन का वो है 37। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे डिफरेंट होता है इन दोनों केसेस में। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गया, पहले वाले में 35 वाले में 18 न्यूट्रॉन थे और दूसरे वाले में 37 Cl में 20 न्यूट्रॉन थे। और इसका जो मैंने लिखा हुआ है 35 37, ये मास नंबर है जो हम लोग लिखते हैं, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे मैंने अभी आपको मास नंबर वाले टॉपिक में बताया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आइसोबार्स। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आइसोबार्स। सो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number but the same mass number / atomic mass, they have a different number of protons। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट, मतलब कि दोनों डिफरेंट है एलिमेंट्स, लेकिन उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। जैसा कि इन केस ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम में दिया हुआ है, आर्गन और कैल्शियम का जो मास नंबर है वो यहाँ पे सेम है। तो ये आइसोबार्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है हैविंग सेम मास नंबर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेगा। इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।